हे गाइस, दिस इज़ पूजा फ्रॉम IMS BHU। तो जैसा कि हमने पहले लेक्चर में देखा था सेल के बारे में, मैंने आपको डिटेल्स में अच्छे से पढ़ाई थी। फिर मैंने आपको सेल थ्योरी भी पढ़ाई थी। तो अभी ना हम देख लेते हैं कि उसको NCERT से पढ़ लेते हैं। कुछ एक दो पॉइंट्स अगर मिस हुए हों, ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। देखो, व्हेन वी लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हम लिविंग्स और नॉन लिविंग्स दोनों को देखते हैं, ठीक है। अब देखो, यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क योर सेल्फ, ठीक है। अब अपने आप से पूछो, वॉट इज़ इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। ऐसी क्या चीज़ है जो किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है, ठीक है, जिंदा बनाती है। और वॉट इज़ इट that an inanimate things does not have which a living things है। मतलब ये बोल रहा है कि कोई नॉन ऐसी क्या चीज़ है जो कि, देखो पहले तो ये है कि किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है, फिर आगे लिख रहा है कि इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग थिंग्स होती है, ठीक है। ऐसी क्या चीज़ है जो नॉन लिविंग में तो नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं है, बट वो लिविंग्स में है। ऐसी कौन सी चीज़ है? तो उसका आंसर खुद NCERT में ही दे रखा है, ठीक है। द आंसर टू दिस इज़ द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब बेसिक यूनिट ऑफ, जो बेसिक यूनिट है ना लाइफ की, वो उसका प्रेजेंट होना ही किसी भी चीज़ को लिविंग बनाता है। तो वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? तो सेल है, ठीक है। मतलब अभी मैंने आपको पढ़ाया था सेल, वैसे ये सब मैंने बताया था, बट NCERT में भी देखो यही लाइन लिखी हुई, यही सब चीज़ें लिखी हुई है कि अगर किसी में सेल प्रेजेंट है तो वो लिविंग है, नहीं है तो नॉन लिविंग है। इसलिए मैंने बताया था कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफ़ाइन करनी है तो उसमें सेल का होना नेसेसरी ही है, सेल होना ही चाहिए, तभी आप लिविंग बोल सकते हो किसी चीज़ को, ठीक। अब देखो आगे क्या लिखता है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं दुनिया में सब सेल से बने होते हैं, ठीक। सम आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल, ठीक है। सारे ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं। अब वो दो तरीके के हो सकते हैं। देखो, कुछ ऑर्गेनिज्म सम आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल, कुछ ऐसे होंगे जो एक सेल से बने होंगे, ठीक है, सिंगल सेल से बने होंगे, उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, ठीक है। अब कुछ वाइल अदर्स, कुछ ऐसे होंगे लाइक अस, मतलब हम लोग ह्यूमन बींग्स, कंपोज ऑफ मैनी सेल्स, ठीक है, उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। तो देखो इसमें, इस पूरे पैराग्राफ में हमें दो चीज़ देखने को मिली। पहली क्या, कि जिनके में सेल होगा वो लिविंग होंगे, जिनमें सेल नहीं होगा वो नॉन लिविंग होंगे। अब देखो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे सेल के बने होते हैं। अब या तो वो सिंगल सेल के होंगे या तो वो मैनी सेल के होंगे। जो सिंगल सेल के होंगे उन्हें हम यूनिसेलुलर बोलेंगे, और जो कई सारे सेल के बने होंगे उन्हें हम मल्टी सेलुलर बोलेंगे, ठीक है। तो देखो आप ना हाईलाइट कर सकते हो NCERT में, देखो क्या क्या आपको हाईलाइट करना है ना। फिर बार बार वही चीज़ें पढ़ा करो, क्योंकि ना फिर एग्ज़ाम में हमें दिक्कत हो जाती है ना, क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। तो देखो स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं नीट में। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल्स, तो स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब देखो तो क्या क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और मल्टी सेलुलर, है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल के बने होते हैं, जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो मैनी सेल के बने होते हैं, ठीक है बस। और देखो अब देखते हैं कि सेल होता क्या। ये तो इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब बाकी देखो, व्हाट इज अ सेल, सेल क्या है, ठीक है। अब देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल होगा, ठीक है ना, सिंगल सेल होगा इसमें। ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। ये जो यूनिसेलुलर होंगे ना वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब ये अकेला ही रह सकता है, ठीक है। एक सेल अकेले ज़िंदा रह सकती है, ठीक है। एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, और लाइफ के सारे एसेंशियल फंक्शन, जो भी एसेंशियल फंक्शंस है वो कर सकता है। एसेंशियल फंक्शन क्या है? जैसे ज़िंदा रहने के लिए हमें क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, वही खाना कैसे हम खा रहे हैं, है ना, जो भी हम खाना खाया हमने, फिर वो कैसे डाइजेस्ट होकर हमें एनर्जी मिली, बाकी हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें एक सिंगल सेल में हो रहा है, यूनिसेलुलर में, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि मैंने बताया था लेक्चर में, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये लाइनें समझ आएंगी अच्छे से, ठीक है। वही कि यूनिसेलुलर जो है वो इंडिपेंडेंटली अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि वो एक ही सेल में सारे काम हो सकता है, जो हम लोग बहुत सारे सिस्टम के साथ जो सारे काम करते हैं, ठीक है। अब आगे देखो,
एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट, मतलब वही बोल रहा है कि अगर ना एक सेल से भी कोई छोटा है तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब क्योंकि कम से कम एक सेल तो होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यही बात लिखी, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। हैंस सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए जो सेल होती है ना वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मैंने ये भी बताया था कि स्ट्रक्चरल क्यों होता है और फंक्शनल क्यों होता है। स्ट्रक्चरल इसलिए होता है क्योंकि हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी होती है। फंक्शनल इसलिए होता है क्योंकि लाइफ के सारे एसेंशियल फंक्शन जो भी है ना वो सारा एक सेल में ही होता है, ठीक है। अब देखो हमने कुछ साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ा था। तो देखो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक है जिन्होंने फर्स्ट सबसे पहले एक सेल को देखा था जो कि जिंदा सेल था, ठीक है। देखो रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने बाद में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस का। देखो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक जो थे इन्होंने लाइव सेल को देखा पहली बार, और रॉबर्ट ब्राउन जो थे इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर करा। अब न्यूक्लियस क्या है, ये ब्रेन ऑफ सेल होता है, ये भी मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में, ठीक है। इसको हम ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। मतलब सेल को जो भी ऑर्डर देना है वो सारा यही करता है। मतलब सेल को कुछ भी काम करना, लाइक अभी इसमें प्रोटीन बनाना है, कमी आ गई है तो प्रोटीन बनाना है, तो ये सेल जो तो ये न्यूक्लियस ही जैसे राइबोसोम को बोलेगा चलो प्रोटीन बनाना है तो फिर वो बनाएगा। ऐसा जैसे हमें कुछ भी, हमें प्यास लग रही है, जो भी चीज़ें हमें करनी है तो हमारा ब्रेन मैसेज देता है ना सबको, तो सेम ऐसे ही सेल का ब्रेन न्यूक्लियस है, ठीक है। अब देखो द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। मतलब ये बोल रहा है कि जैसे जैसे धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट आने लगा, फिर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया ना तब हम एक सेल के स्ट्रक्चरल डिटेल, मतलब एक सेल के अंदर ना क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो सब हम देख पाएँ। कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद वो सारी चीज़ें हमने, मतलब सेल के अंदर की डिटेल्स, मतलब क्या क्या चीज़ें रह सकती हैं एक सेल में, वो सब हमने देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। ये बातें लिखी हुई, ये भी मैंने आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ाई थी। अब देखो हम सेल थ्योरी पढ़ते हैं। तो देखो 1838 में एक मैथी स्लाइडन थे। स्लाइडन जो हैं ये जर्मनी के थे, ये जर्मन थे और ये जर्मन के बॉटनिस्ट थे, ठीक है। बॉटनिस्ट मतलब जो बॉटनी, मतलब जिसमें हम ना प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं तो उनको हम वही बॉटनी, मतलब उसको उस सब्जेक्ट को तो हम बॉटनी बोलते हैं, बट ठीक है जो बॉटनिस्ट मतलब जो जिन्होंने प्लांट के बारे में स्टडी करी, ठीक है ऐसे। तो देखो ये जो स्लाइडन थे ना ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, देखो एग्जामिन्ड ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, ठीक है, विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। मतलब इन्होंने क्या करा ना, बहुत ढेर सारे डिफरेंट प्लांट्स को देखा, स्टडी करी, ठीक है। फिर ये देखा कि ये जो सारी प्लांट्स हैं ना वो तो बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। और ये सेल्स जो हैं ये सारे मिल के टिश्यू बनाता है प्लांट का, ठीक है। क्योंकि सेल जो, देखो सेल जो होता है कई सारे सेल मिल के टिश्यू बनते हैं, ठीक है ना, ठीक है। देखो फिर एट अबाउट द सेम टाइम, देखो इन्होंने, देखो सबसे पहले ये बात इसमें ध्यान रखनी है कि 1838 में स्लाइडन जो थे, देखो आपको 3-4 बातें ध्यान रखनी है। देखो सबसे पहले जो स्लाइडन थे इन्होंने ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। 1838 में इन्होंने बहुत ढेर सारे प्लांट्स के ऊपर रिसर्च करी, ठीक है। फिर इन्होंने ये देखा कि जो प्लांट्स हैं ना वो डिफरेंट टाइप के सेल्स के बने हुए हैं, और ये जो सेल्स हैं फिर उसके बाद ये उस प्लांट का टिश्यू बनाता है, ठीक है। इतना ध्यान रखना आपको। अब देखो सेम उसी टाइम पे स्वान आए, ठीक है। स्वान ने 1839 में, ये ध्यान रखना आपको, ये थे ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। अब ये क्या किए इन्होंने, देखो स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। देखो जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजी में तो हम एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, तो है ना, इसलिए इन्होंने, अब देखो ये बॉटनिस्ट थे ना, इसमें हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए इन्होंने प्लांट पर स्टडी करी, ठीक है। मगर ये जो स्वान थे ना ये जूलॉजिस्ट थे, तो इसलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल पर रिसर्च करी, देखा, है ना। एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड ए थिन आउटर लेयर विच इज़ टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब इन्होंने बहुत सारे एनिमल सेल पे स्टडी करी, देखा, फिर इन्होंने ये देखा कि उसका जो आउटर लेयर होता है, जो ये सेल है उस पर आउटर लेयर होता है जिसको भी हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला, ठीक है। मतलब ये सेल है, ठीक है, इसका जो आउटर लेयर है ना ये, इसको हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला, ठीक है। ये बात थी। अब देखो फिर आगे बोल रहा है ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडी। अब अपनी स्टडीज़ के बेसिस पे उन्होंने कंक्लूड किया हिज स्टडीज़ ऑन प्लांट टिश्यू। अच्छा, ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज
ऑन प्लांट टिश्यू दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज़ अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। अच्छा देखो, अभी तो उन्होंने एनिमल सेल पे स्टडी करी, फिर उन्होंने ये सोचा कि अच्छा चलो देखते हैं, अब हम प्लांट पे भी स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या उसमें ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नहीं। तब जब उन्होंने प्लांट सेल पे स्टडी करी ना, तो उन्होंने देखा कि यार प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट सेल में ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही, उसके बाहर एक और लेयर है ना, उसके बाहर एक और लेयर है जो सेल वॉल, ठीक है। मतलब फिर उन्होंने ये देखा कि अच्छा सेल वॉल जो है इसका प्रेजेंस होना यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल में। मतलब सेल वॉल जो है ना वो केवल प्लांट सेल में ही मिल रहा है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिला था, एनिमल सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन मिला था, ठीक है। अब देखो, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वॉन प्रपोज द हाइपोथेसिस, ठीक है। इसके बेसिस पे स्वॉन ने एक हाइपोथेसिस प्रपोज करा। देखो हाइपोथेसिस क्या होता है ना, हाइपोथेसिस मतलब ये थ्योरी नहीं है, मतलब देखो हाइपोथेसिस मतलब ना एक स्टेटमेंट, मतलब इन्होंने जो भी रिसर्च करी उसके बेसिस पर उन्होंने एक बात करी, ये नहीं कि अब इसको चेंज ही नहीं कर सकते, यही सही है यूनिवर्सल, ऐसा नहीं। हाइपोथेसिस का मतलब एक, मतलब उन्होंने अपनी जो भी रिसर्च करी उस पर एक बात बोली, ठीक है। हाइपोथेसिस थी दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। मतलब उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी कि जो एनिमल और प्लांट की जो बॉडी है ना वो सेल और उसके प्रोडक्ट से बनी होती है, ठीक है। ये स्वान ने बोला है ना। अब देखो स्वान का ये था कि देखो स्वान तो जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश के थे, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे एनिमल सेल पर स्टडी करी, फिर उन्होंने ये बताया कि अच्छा सेल, जो एनिमल सेल है ना उनके बाहर में एक लेयर है जिसको हमने सेल मेम्ब्रेन बोला। फिर सेम उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है अभी हम प्लांट सेल पे भी रिसर्च करते हैं, देखते हैं उनमें क्या होता है। तो जब उन्होंने प्लांट सेल पे रिसर्च करा तो उन्होंने देखा कि जो उनमें तो एक बाहर में लेयर है जिसको हमने सेल वॉल बोला, ठीक है, जो कि वही केवल ना प्लांट सेल में ही है सेल वॉल, एनिमल सेल में नहीं है। तो सेल वॉल का प्रेजेंट होना यूनिक कैरेक्टर हुआ, ठीक है, प्लांट सेल के लिए, इतना ध्यान रखो, ठीक है। अब फिर उन्होंने इस बेसिस पे उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, ठीक है। उस हाइपोथेसिस को हमने, ये जो हाइपोथेसिस दी कि क्या था वो, कि भाई जो भी प्लांट और एनिमल हैं उनकी बॉडी सेल और उसके प्रोडक्ट से बनी है, ठीक है ना। इसको रेज कर देते, गंदा हो गया ना थोड़ा, ठीक है। हाँ तो बस देखो यही है कि इन्होंने जो हाइपोथेसिस दी है ना, हाँ, और सेल वॉल इज़ ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या था, तो यही बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ठीक है। अब आगे देखो स्लाइडन एंड स्वॉन टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। अब देखो जो स्लाइडन और स्वॉन है, ये दोनों मिल करके अब सेल थ्योरी दिया, इन दोनों ने मिलके। देखो कैसे, जब ये स्वॉन ने ये हाइपोथेसिस दे दी, अब ना फिर दोनों मिलके बोले कि चलो ठीक है हम अभी और दुनिया में और सारे पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, और सारे प्लांट एनिमल पे देखते हैं कि क्या ये बात सही है कि नहीं। तो ना ये दोनों मिल के अब बहुत सारा रिसर्च करा, तब देखा कि अच्छा ये बात तो सही है। तब ये दोनों ने मिल के जो हाइपोथेसिस थी ना इनकी स्वॉन की, अब वो थ्योरी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब उन्होंने सेल थ्योरी दे दी, ठीक है। तो अब आगे देखो, दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट, अब ये जो थ्योरी थी ना सेल थ्योरी यही कि सारे जो भी प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी है वो सेल या इसके प्रोडक्ट्स की बनी होती है, ठीक है। बट अब देखो ये जो थ्योरी थी ये डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्म। मतलब ये थ्योरी ना ये नहीं बता पाई कि ये तो ठीक है कि जो प्लांट जो बॉडी होती है वो सेल और उसके प्रोडक्ट की बनी होती है, तो ठीक है, बट ये जो सेल की बनी होती है ना ये नए सेल बनते कहाँ से, ये नहीं बता पाया, ठीक है। हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म ये नहीं बता पाए। तो देखो अब इसमें फिर थर्ड साइंटिस्ट आए, वो कौन से थे, रुडोल्फ विर्चू, ठीक है। रुडोल्फ विर्चू 1855 में इन्होंने फर्स्ट एक्सप्लेन दैट, पहली बार इन्होंने एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइड्स एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग मतलब पूरा पिछला सेल, मतलब इन्होंने बताया कि जो सेल होती है ना तो ये डिवाइड करती है, इनसे नए सेल बनते हैं। मतलब जो पहले जो ओल्ड सेल थी ना, ओल्ड सेल डिवाइड होके नई सेल बनाती हैं, ठीक है। मतलब यही प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो हैं वो डिवाइड करेंगी तब नई सेल बनेगी, ये बताया रुडोल्फ विर्चो ने, ठीक है। उसको बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला। मतलब ओमनी सेलुला ई सेलुला का ये मतलब हुआ कि पुराने सेल्स डिवाइड हो करके नए सेल बनते हैं, ठीक है। ये अब देखो ये जो रुडोल्फ विर्चो थे ना, अब इन्होंने क्या किया, ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडन एंड सो ऑन टू गिव द सेल थ्योरी ए फाइनल सेल। अब इन्होंने जो ये क्या नाम है, रुडोल्फ विर्चो है ना, रुडोल्फ विर्चो जो है इन्होंने ना
जो स्लाइडन एंड सॉन की सेल थ्योरी जो हाइपोथेसिस दी थी ना उन्होंने, अब इसको ना मॉडिफाई करा, मतलब एक फाइनल शेप दिया सेल थ्योरी को, ठीक है, जिसको कि हम आज पढ़ते हैं सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे, जो हम आज समझते हैं। तो वो क्या है, तो देखो ये है, इसके दो पोस्टुलेट हैं यही कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और उसके प्रोडक्ट से बने होते हैं। दूसरा क्या था, ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसी को हम ओमनी सेलुला ई सेलुला बोलते हैं, मतलब जो भी पुराने सेल्स, जो भी नए सेल्स हैं ना, वो पुराने सेल्स से बनते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अभी इतना हमने पढ़ लिया। अब ना आगे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी, फिर उसके बाद मैं उसका NCERT डिस्कस करूँगी, ठीक है। अभी इतना आप रिवाइज़ करना, अच्छे से पढ़ना। ओके बाय, थैंक यू।